मरने के तो कई सारे रास्ते। मैंने ये देखा कि मतलब भगवान के बीच में लोग मेरी भी तस्वीर लगा के रखे। एक दिन को आमंत्रित करने के लिए मैं सड़कों पर उतरा हूँ। तो जिस प्रकार कृष्ण जी एक अर्जुन का सारथी बन करके उन्होंने युद्ध जो भी इस धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ी, मैं सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक तेज रफ्तार बाइक, एक मोड़, अचानक एक ब्रेक और फिर एक जोरदार टक्कर। सड़क पर बिखरी उम्मीदें, एक अनकहा अफसोस, काश इसने हेलमेट पहना होता। हर साल हजारों जिंदगियां इसी तरह एक छोटी सी लापरवाही की वजह से खत्म हो जाती हैं। सब लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसको इस घटना ने अंदर तक झंझोड़ा और वो वहीं रुक गया इस लापरवाही के खात्मे के लिए। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो बीते एक दशक से सिर्फ हेलमेट बांट रहा है। इनका नाम है राघवेंद्र, लेकिन पूरा देश इनको हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं द लविंग भारत। चलिए मिलाते हैं आपको राघवेंद्र उर्फ द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया से। स्वागत है सर आपका द लविंग भारत में। धन्यवाद विवेक जी। तो सर आपके इतने सारे मैंने न्यूज़ पे इंटरव्यूज़ देखे। आप जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हेलमेट, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा मतलब जो नॉर्म कॉज होता है इसको उजागर करते हैं और एक इस राह पे चलते हैं कि लोगों के काम आ सकें। तो आपका मैंने जैसे कि पढ़ा न्यूज़ में भी 2014 में सड़क हादसे में अपने दोस्त को खोया। उसके बाद से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई और वो दिन है और आज का दिन है। आज आपने कई लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई है एक छोटी-सी चीज़ से, जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है बाद में आके। तो सर हम बताइए कि आपने ऐसा कैसे मतलब क्या महसूस किया कि आपने ये ज़िम्मा उठाया और आप हेलमेट मैन के नाम से जाने गए? जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी फेस एक तो स्माइलिंग इतनी अच्छी है और आप एज ए युवा मतलब बहुत कम उम्र में ऐसे पटकाइए अच्छे क्वेश्चंस को। और जहाँ पर सड़क सुरक्षा एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है, उस जगह पर ऐसे युवा के अंदर जो भाव होना और क्वेश्चन को लेकर के तैयारियाँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोग अभी तक दूसरे फील्ड के बारे में जानते थे। सड़क को मतलब सोचते हैं कि जैसे किसी को नहीं पता होता कि हम मरने वाले भी हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो हर इंसान भूल चुका होता है। सही। उसी तरीके से जो हमारी भारत की सड़कें हैं, लोग इन्हें सोचते हैं कि सड़क सिर्फ एक रास्ते उनको दिखता है, उनको लगता है कि उनके लिए सड़क खाली है, कहीं भी जा रहे हैं। लेकिन जो सड़कों की चुनौतियों के बारे में जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि आज प्रत्येक दिन 1300 हादसों में 500 चिताएँ जल रही हैं। 1 घंटे की बात करूँ तो 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो जो आपने 2014 की जो मेरे मित्र की बात ज़िक्र किया कि जो डेथ होना, अब जैसे मैं भी जब था उस अवस्था में जो 26 साल की उम्र थी और मेरे दोस्त की 24 साल की उम्र थी, तो हम लोग भी अनजान थे। सड़क सुरक्षा क्या होती है, क्या ऐसी चीज़ें होती है, बिल्कुल उससे अनभिज्ञ थे। लेकिन जब यूँ ही अचानक मतलब एक पता चलता है कि न हेलमेट ना होने की वजह से डेथ हो जाना, तब कहीं न कहीं एक दिखाई देता है कि कोई एक आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा, कोई नागरिक, कोई आपका मित्र और वो भी दूसरों की गलतियों की वजह से चला गया। मतलब जो हिट किया और उस वक़्त ये पता होता है कि आप बच सकते थे, अगर सिर्फ़ एक हेलमेट पहने होते। और चले जाने का साथ ये नहीं होता है कि इंसान सिर्फ़ चला गया, लेकिन उसके पीछे वो क्या छोड़कर चला गया, ये सोचना सबसे बड़ा महत्व है। तो आज भारत के अंदर जो मैंने बताया कि 1300 हादसों में जो 500 चिताएँ जल रही हैं और लोग क्या-क्या छोड़ के चले जा रहे हैं, तो उस जगह पे ये तय करना था कि मैं अपने मित्र की तरह किसी और परिवार के साथ या नागरिक के साथ होने नहीं दूँगा और मुझे सिर्फ़ दिखाई दिया हेलमेट। और ये मेरे सर पे भी आप इस वक़्त स्टूडियो में बैठा हूँ, ये हेलमेट कोई बोझ नहीं है, ये हेलमेट बहुत बड़ा एक इस हेलमेट के अंदर एक सपना है, बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। और जो मैं पिछले 11 वर्ष हो चुके हैं और आज उस ज़िम्मेदारियों को लेकर के चल रहा हूँ और मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक मौत का आँकड़ा नहीं बल्कि एक अदृश्य युद्ध है, जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और उसी युद्ध की बात करने के लिए मैं जनता से या आपके साथ बैठा हूँ। तो लगभग सर आपने अब तक कितने हेलमेट बाँट दिए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे? देखिए, पिछले 11 वर्षों में वैसे मैंने भारत के 22 राज्य तक भ्रमण किया हूँ सड़कों पर
और कभी दिन रात नहीं देखा, और अब तक मेरा 70,000 हेलमेट बांटने के साथ साथ 40 लोगों की जो जिंदगी बचाए हूँ। 40 ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि आज इस दुनिया में मैं हूँ सर अगर काफी आपके हेलमेट की वजह से हूँ। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और जो सिलसिला आज भी मेरे सड़कों पर अभी चल रहा है। सही बात है सर। हमें तो बहुत उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे जी। और नोबल कोज़ लोग बहुत कम उठाते हैं। तो सर आपने दिल्ली एनसीआर से आपने बताया कि हमें 22 राज्यों में आपने जाके हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अब तक। तो आपको लगता है कि यहाँ के राज्य और नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ में कमी है, मतलब फ़र्क है थोड़ा-सा कि लोग सड़क यातायात नियमों का पालन यहाँ पे कम करते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि यहाँ पे हेलमेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है जी। डिस्ट्रीब्यूट करने में, लेकिन अगर मैं साउथ में जाता हूँ तो वहाँ लोग की इस चीज़ की खपत कम है, उनके पास खुद से हेलमेट है? देखिए, बात सही है। जब तक किसी जीवन में स्थिरता अगर कहीं होती नहीं है, देखिए समय भी स्थिरता नहीं है, समय भी बदल रहा है। तो लोगों की जो चीज़ें मतलब एक भावनाएँ होती हैं, वो भी बदलती रहती हैं। और हर जगह मतलब जैसे इंसान की जो उँगलियाँ हैं, हुँ। विभिन्न तरह के आपके सब एक बराबर नहीं है। तो ये सभी राज्यों में, लेकिन साउथ में देखेंगे, और जो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग अगर हाँ। हम नॉर्थ ईस्ट उधर की बात करें, हुँ, तो कहीं न कहीं अगर कुछ चीज़ों को, वो लोग क्या होता है कि जहाँ एजुकेशन का ज़्यादा मतलब जो लोग शिक्षित हैं, हुँ, तो वो उनका डीप थिंकिंग होता है। वो हुँ, हर चीज़ साइकोलॉजिकल के साथ-साथ साइंटिफिक तरीके से भी सोचते हैं। सही बात। तो अब वो बदलाव के लिए भी प्रयास करते हैं वो चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मतलब आप किसको एड्रेसिंग कर रहे हैं? मतलब आप को अगर उनके माइंड्स में किस तरह की वो सड़क सुरक्षा को लेकर के, या इसको भावनाओं को किस तरीके से देख रहे हैं? अब जब मैं किसी से बोलता हूँ कि भई एक अगर सामान्य नागरिक भी अगर सड़क हादसे में मरता है, तो 92 लाख रुपए हमारे भारत सरकार के राजस्व का नुकसान है। तो जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो समझते हैं उस चीज़ को। जैसे एक बाइक पर अगर 2 लोग जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए खुलेआम हमारा आपका लेके चल रहे हैं। सही बात है। तो एक परिवार का तो जो व्यक्ति जाता है, वो तो खत्म होता ही जाता है, आर्थिक स्थिति हुँ, से बहुत पीछे चला जाता है। लेकिन अगर हमारे देश का देखा जाए, तो हर साल 3 से 4% जीडीपी का नुकसान हाँ। होना, और सबसे बड़ी बात है कि जो हम 1 साल में जो 2 लाख लोगों को खो रहे हैं, हुँ, ये 2 लाख लोग हमारे भारत के विकसित राष्ट्र में योगदान दे रहे थे। सही कहीं बात न है। कहीं टैक्स पे करना, ये सारा चीज़ें। लेकिन ये 2 लाख लोग, जैसे हम 24 अब 25 में आए हैं, तो ये 2 लाख लोग एक ज़रूरतमंद की लाइन में लग चुके हैं। हुँ, और इनके परिवार के लिए कोई नहीं सोच रहा है, नई चीज़ें। तो हर साल जो चुनौतियाँ बढ़ते जा रही हैं, और इसमें क्या है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य है, हाँ। उसमें ज़्यादा सड़क हादसे के हैं आंकड़े, हुँ, और जो भी स्टेट, उत्तर प्रदेश को ही देखिए, ये बहुत ज़्यादा। तो जब भी रोड एक्सीडेंट्स की जब ज़हन की बात आती है, अगर सोच, तो ये नहीं कि लोग फोर व्हीलर तक सोचते हैं। सबसे ज़्यादा जो मौत होती है उसमें पेडेस्टेरियन, हुँ, साइकिल चालक और बाइकर्स ये होते हैं। हुँ, तो जहाँ पर अगर लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, अगर उस चीज़ों को देखते हैं, उन हादसों को, तो वहाँ बदलाव अपने स्तर से तो वो कर रहे हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन तक, जिसके अंदर ज़िम्मेदारी है, जो सरकार के अंदर, जहाँ प्रशासन के अंदर, आज भी वहाँ तक लेटर लेकर के जाना, या समस्या उस हुँ, ऑफ़िस के दस्तक या डेस्क तक वहाँ नहीं वो दे पाते हैं, जो कहीं न कहीं सिर्फ़ वहाँ पर मीडिया के माध्यम से ही, या हमारी जो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट है, या ट्रिक जो दिल्ली आईआईटी रोड सेफ्टी, ये जो जब भी ये आंकड़े लेकर के आते हैं, तो यही बड़े-बड़े संस्थान ही जो अभी तक सड़क पर इन सब चीज़ों पे ऑडिट हुँ, रिपोर्ट तक सीमित है, जो कि इसमें नागरिक का बहुत बड़ा मतलब सहयोग होना चाहिए। हाँ। तो इस चीज़ों की अभी हर राज्यों में कमी है, और सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट भी जो हर साल होती है, वो कहीं न कहीं कंप्लीट नहीं होती है, और उनकी भी एक मैं अधिकतर देखता हूँ, वो मात्र 60% तक ही कर पाते हैं, 40% फिर भी वो अधूरा रह जाता है। हुँ, तो ये अगर जनता को कहीं न कहीं ये चीज़ पता चलेगी, तो जब तक वो समीकरण और वो नहीं आगे आएँगे, तब तक हम हर रिज़ल्ट्स को पर्टिकुलर जनता के बीच नहीं लेके आ पाएँगे, और कहीं न कहीं सड़क सुरक्षा भी अधूरी रहेगी, और हादसे तो बढ़ ही रहे हैं। तो सर आपने अपने बताया कि अभी 40 लोग ऐसे हैं जिनकी आपने ज़िंदगी हेलमेट की वज़ह से ही बची है। जी। तो जब आप उनसे मिले होंगे, आपको पता लगा होगा कि 40 लोगों ऐसे 40 लोग हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो आपने दोस्त खोया था 2014 में, मैंने ऐसे 40 नए दोस्त बचाए हैं अपने? देखिए, ये तो 40 लोग अपने परिवार की तरह हैं ही, और मैं अधिकतर जैसे किसी भी राज्य में जाता हूँ, तो हुँ, अधिकतर मैं पीड़ित परिवार से मिलता हूँ, हुँ, क्योंकि वो मेरे लिए ताकत, हौसला आज के समय में वही लोग होते हैं। और जैसे जापान से भी एनएचके न्यूज़ जब आए थे, मतलब वो कर रहे, उनको काफ़ी समय दिया, और वो पीड़ित परिवार के घर भी गए।
तो जिनको मैंने कब हेलमेट दिया था वो सारा हाँ। आखिर उन्होंने पूरा समय दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे भारत की मीडिया की जगह पे इंटरनेशनल मीडिया आकर के हाँ। उन पीड़ित परिवारों के घर जा रही है। तो मैंने ये देखा कि मतलब भगवान के बीच में लोग मेरी भी तस्वीर लगा के रखे हैं। तो इस तरीके से मतलब वो लोग भी देख के शॉक्ड हुए। तो ये हमारे भारत के लोगों की एज ए थिंकिंग रहती है। वो ये देखते हैं कि मतलब वो परिवार ये सोचता है कि आज कोई अगर हमारे फादर अगर वो जीवित हैं तो किनकी सही भरोसे, क्योंकि अधिकतर ये आप देखते हैं अगर घर के मुखिया अगर चला जाता है तो बच्चों के साथ कोई गार्जियंस भी मतलब कोई बैठते नहीं है। आज के डेट में जैसे हाँ, बोर्ड एग्जाम होते हैं, सही बात। बोर्ड एग्जाम के बाद लोग अपने बच्चे को स्कूटी बाइक दे दे रहे हैं। जस्ट लाइक बिग क्राइम इन द हाँ, सेंस कि आप अपने बच्चे को स्कूटी बाइक तभी दे जब उसको साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बने हो। सही और बात। आज जो पेरेंट्स घर में साइकिल लेकर उस साथ हेलमेट ऐसी सुरक्षा की चीज दे ही नहीं पा रहे हैं। हुँ, शिक्षा के लिए हर कोई भाग रहा है लेकिन हुँ, सुरक्षा के लिए कोई नहीं भाग रहा है। सही बात। तो उस तरीके से कोई ऐसी तैयारी नहीं रहती उन परिवारों में। और उस घर के जो परिवार जब मुखिया चला जाता है तो चले जाने के बाद औरत कभी घर की बाहर दहलीज किसी ऐसे समाज सोसाइटी में कभी कदम नहीं रखी है। हुँ, ना बच्चे किसी घर के बाहर दहलीज पर मतलब पापा के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। तो उन परिवार के लिए मतलब परवरिश चुनौतियां बहुत बड़ी हो जाती है। और हमारे समाज में भी क्या होता है कि कोई भी मरने के बाद 13वीं तक ही लोग सीमित रहते हैं। हाँ, 100-200 रुपए का न्योता देती है, 500 हुँ, वहां के बाद खत्म। हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं कि किसी परिवार में मरने के बाद राज्य सरकार द्वारा कुछ ऐसी आर्थिक सहायता राशि तय की गई है जैसे 5 लाख रुपए। केंद्र सरकार द्वारा भी 4 लाख रुपए है। मोदी जी द्वारा भी एक्सीडेंटल बीमा दो। अगर देखा जाए अगर आप एग्रीकल्चर से किसान हैं तो वो भी अलग से 5 लाख रुपए एज ए चीजें हैं। लेकिन भारत में ये 95% जो पीड़ित परिवार है इस आर्थिक चीज का लाभ ही नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। और हमारे समाज में जो नागरिक मतलब सिर्फ हुँ, 13वीं तक ही सीमित हैं, सही बात लेकिन है। उस परिवार जो टूट चुका है उसके विकास के लिए लोग आगे नहीं रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती जो समस्या बनी हुई रहती है। तो मेरा ये रहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ उस पीड़ित परिवार से मिलता हूँ और जो उसको लाभ मिलना होना चाहिए उस तक भी बात करता हूँ। और बाकी 40 लोगों से जो अभी जो जिंदगी बची है उन हुँ, परिवारों से जब भी मिला हूँ तो मैं वही बोलता हूँ, देखिए आप तो बहुत लकी रहे, हुँ, लेकिन आपको अब एक हेलमेट मैन की तरह बन करके सही आपको बात। कार्य करना है। क्योंकि सड़क दुर्घटना के खिलाफ मैं आमंत्रित करने के लिए एक मित्र को खोने हुँ, के बाद मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को आमंत्रित करने के लिए मैं सड़कों पर उतरा हूँ। तो कहीं न कहीं हेलमेट देने के बाद मुझे तो नहीं पता था कि आप कभी मिल पाएँगे, लेकिन जब सही आपकी बात है। ज़िंदगी बची, आपने फिर मुझे अपने दरवाजे पर बुलाया या आप मेरे दरवाजे तक हुँ, आए, तो कहीं न कहीं एक योद्धा के रूप में आप आए हैं। सही तो बात। हम एक कंधे से कंधे मिला कर के प्रॉमिस करिए कि लड़ाई भी लड़ेंगे। और कहीं न कहीं वो आज लड़ भी रहे हैं और तभी मेरे लिए एक मोटिवेशन भी रहता है कि जो सिलसिला अभी भी जारी है। आपको सब लोग जानते हैं हेलमेट मैन के नाम से, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं रहा होगा। जब आप हेलमेट के लिए लोगों को टोकते थे, तो उनका रिएक्शन क्या होता था? तो शुरुआती दौर में तो कोई ये समझता नहीं था। और आप किसी को समझाने जा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि 50 लाख की कोई गाड़ी लिया है, तो अगर आप उसको सीट बेल्ट के लिए भी हो सके आपका कॉलर पकड़ ले, ठीक है? आप हेलमेट के लिए कोई ये बोले मर, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं नहीं। यहाँ तो लोग सेफ्टी को इसलिए नहीं फॉलो करते हैं, लोग टसन में रहते हैं। लेकिन हमारे देश में तब लोग समझते हैं कि जब आप उनसे प्रतीकात्मक भावनात्मक रूप से जब आप मिलते हैं, गले हुँ, मिलते हैं कि हाँ भाई मैंने अपने मित्र खो दिया और आपको मित्र बनाने के लिए मैं सड़क पर आया हूँ। और ये चीज़ें आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। और जो कि प्रत्येक दिन मतलब जो हर साल जो 2 लाख लोग मरते हैं, हुँ, उनमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और हाँ, जो मेरा मित्र भी था और अपने माता-पिता के मतलब शादी के 20 साल मन्नतों के बाद पैदा हुआ था और तक ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहाँ अपने पुत्र के प्रति उन्होंने मन्नतें ना माँगी हो। और मैंने अपने मित्र को खोया हुआ है। और जब बोलते थे कि आपको मित्र समझ के हेलमेट दे रहा हूँ, हुँ, तो लोगों की भावनाएँ भी वो समझ में वो चीज़ आती थी। और वो कहीं न कहीं उनके लिए एक सोचने का भी विषय होता था कि ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला 1000 किलोमीटर दूर आकर के हेलमेट दे रहा है वो चीज़ें। तो 100 में से 10 लोग होते जो समझते भी थे। तो फिर सरकार ने चालान कर रखा है एक हेलमेट का, अगर हेलमेट नहीं पहनते तो आई थिंक ₹1000 के आस-पास का जी। चालान है। ये क्या या आपके हिसाब से ये कम है? या फिर सरकार को ऐसा करना चाहिए कि ऑन द स्पॉट ₹1000 ले और एक हेलमेट दे, हेलमेट ना देखिए पहनने वाले मैंने को? पहले ही बताया कि एक सामान्य नागरिक मरता है तो भारत सरकार के राजस्व के अनुसार 92 लाख रुपीज़ हाँ, का है। हम 2 पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आपको आप ये सोचते हैं कि सरकार ₹1000 की फाइन वो चीज़ें कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है? आप ये तो देखिए, अगर आप मर भी जा रहे हैं, तो आप अपने परिवार के लिए तो पूरी संसार है, दुनिया है, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान है। आप एक साइरस मिस्त्री से पूछिए, 500 हुँ, करोड़ रुपए का सूर्य मंदिर बनवा करके आ रहे हुँ, थे, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी। हुँ, और जब हादसे हुए, दुनिया के लिए उन्होंने सीट बेल्ट बनाया, लेकिन जब वो खुद सीट बेल्ट नहीं पहन पाए थे हुँ, और जब हादसे हुआ तो उनको पता भी नहीं चला कि मैं मर भी चुका हूँ।
तो ये हमारे देश के लिए कितनी बड़ी मतलब शर्मनाक बात थी कि भारत का इतना बड़ा उद्योगपति किसी रोड एक्सीडेंट्स में, वो चाहते थे वो हेलीकॉप्टर से, चॉपर से, बहुत सारी चीज वो आते थे, लेकिन उन्होंने सड़क का चुनाव किया। कारण क्या था कि सेफ्टी। आगे जो डॉक्टर चला रही थी या दो लोग जो बैठे थे सीट बेल्ट पहने थे, बच गए, लेकिन पीछे जब आप सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे, उसी दरमियान भारत सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया प्ले राइडर्स के लिए। तो शुरुआती दौर में तो चला जोर शोर से कि हाँ भाई पीछे बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए, लेकिन हमारे देश में बहुत तुरंत ही इस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि आज हर किसी को चुप्पी तोड़ करके लड़ाई लड़नी होगी। मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं कोई सरकार का आदमी हूँ, ना मैं किसी धर्म का हूँ। मैं 140 करोड़ में एक आम नागरिक हूँ, और जो कि मैं भारत के लिए सड़कों पर मैं जो प्रत्येक दिन रक्त के निशान देख रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो हर नागरिक अगर किसी चीज पे प्रश्न अगर उठा रहा है, तो सबसे पहले ये देखे कि उसके पीछे क्या हो रहा है। सड़क पर इतने हादसे आखिर ऐसे कारण क्या है कि जो रुक नहीं पा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हमें चालान तो बल्कि और बड़ा करना चाहिए, मैं वही पेनाल्टी मैं कह रहा बड़ी था। होनी चाहिए। 1000 रुपए तो वहां कम वही है तो 1000 रुपये आर्थिक क्या दंड, होता है? क्योंकि आज भी हमारे भारत में 80% लोगों के पास डुप्लीकेट हेलमेट है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, यहीं से हेलमेट जाता है, वहां किसी भी नागरिक के सर के ऊपर 4 से 5 हजार से कम का नीचे का हेलमेट नहीं देखेंगे। और यहाँ पर सिर्फ पुलिस चालान से बचने के लिए मतलब 150-200 का हेलमेट स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का है। लेकिन उसी जगह पर कोई आप डुप्लीकेट हेलमेट बेचने वाले के पास जैसे 2 लाख रुपए का जुर्माना है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले के पास 6 लाख रुपए का जुर्माना है, और तमाम चले जाइए सड़क पर आज भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, लेकिन आप उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, आप गूंगे बहरे हैं। बिना आईएसआई मार्क जो बिना होता है आईएसआई मार्क के बिल्कुल सारा चीजें। तो आप प्रशासन जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बस नजरिया ये है कि आप क्या अपने अधिकार से आवाज उठा रहे हैं चुप्पी तोड़ करके, उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप हमेशा हेलमेट पहने रखते हैं सर, तो जब पहली बार आप ट्रेन या प्लेन में हेलमेट पहन के गए होंगे, तो आपका अनुभव कैसा रहा था? देखिए मैं वैसे कार में अभी टू व्हीलर चलाता नहीं हूँ, कार में भी हेलमेट पहन के चलाता हूँ। तो एक गाड़ी के पीछे मैसेज भी रहता है मेरे कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। फ्लाइट में भी सफर करना हालांकि मैं कई बार लोगों के लिए मजाकिया तौर पे रहता हूँ, या जब फ्लाइट में भी रहता हूँ तो बगल वाली सीट जिसकी रहती है वो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि अरे ये कौन है, कोई पागल व्यक्ति है ऐसे हेलमेट लगा करके फ्लाइट में आ गया है, और ये मेरी बगल वाली सीट पे। तो बार बार फिर एयर होस्टेज को इंडिकेट करता है कि मैम मेरा प्लीज आप मेरी जो सीट है वो अलाउड चेंज है करें। फ्लाइट में हेलमेट? देखिए हर किसी के अलाउ नहीं है, लेकिन हम हेलमेट मैन ऑफ इंडिया शुरुआती दौर में तो वो दिक्कत थी, लेकिन अब सीआईएसएफ भी जानती हैं, अब तो जानते मैं हैं सब, हाँ। आर्मी इंडियन आर्मी के साथ कार्य करता हूँ, तो अब तो इजिली है, लोग वेलकम। फ्लाइट में भी एंट्री करने के बाद पायलट अनाउंस करते हैं कि वो आज हमें हेलमेट मैन के साथ मतलब सीट बेल्ट की पेटी बांधने की नहीं कहनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारे साथ हेलमेट मैन ऑफ इंडिया यात्रा कर रहे हैं। तो आशा है कि मतलब आप लोग सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लिए होंगे। तो वो एक अच्छा मतलब वो लगता है। और फिर लोग उस समय इंटरनेट पे भी लोग सर्च करते हैं गूगल पे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो लोगों को जब ये पता चलता है कि आज इनके साथ यात्रा, तो वो लोग खुश भी होते हैं। सर अभी तो लोग हेलमेट खरीदने में आपकी मदद करते हैं, पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था, आप खुद ही हेलमेट दिया करते थे। जब आपने शुरुआत की थी, आपकी आयु 26 साल की थी जैसा आपने बताया, तो उस टाइम लोग करियर बनाने का सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पैसे भी लोगों के पास कम रहते हैं, इस उम्र में इतने पैसे नहीं होते, लेकिन आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आप हेलमेट बांट रहे थे, तो घर वालों ने कभी रोका भी हुआ कि एक हेलमेट बांट दिया, 2 हेलमेट बांट दिए, उसके बाद फिर आपने बांटना शुरू किया तो खर्चा बढ़ता है, ठीक, तो घर वालों को कैसे मनाया आपने? देखिए आप इस तरह के सोशल सामाजिक अगर आप 26 साल की उम्र में होते हैं, तो पहले तो घर वाले को आप बताने में भी नहीं वो चीज़ आप रहेंगे हाँ। कि, क्योंकि आप एक जब पढ़ाई कर रहे थे, आपके घर वालों ने सारी ज़रूरतें पूरा किया। और इस शहर में भी जब आप आए थे, जब मैं आया हुआ था, तो अब उन्हें ये लगता था कि भाई हम जो है अपनी ज़िम्मेदारियों से अपने पीछा उठ कर लिए थे कि भाई अब हमें खर्चा-वर्चा नहीं देना है, ये कर रहा है। और आप एक अच्छा, जैसे मैंने लॉ कर रहा था, जो मेरा दोस्त था इंजीनियरिंग एज़ कर रहा था, और हम लोग उस वक़्त भी मतलब कुछ भी चीज़ें नया स्टार्टअप कुछ भी रहते थे, उसके प्रति हम लोग एज़ ए प्लानिंग किए रहते थे। तो अब क्या होता है कि ज़िंदगी में जिसके साथ रहते हैं ना, जो आप वादा करते हैं, आप कहीं न घर वाले एक सिर्फ़ आपसे 1000 किलोमीटर दूर मतलब आपको छुट्टियों में या उस समय सिर्फ याद आते थे कि हाँ, माता-पिता। जब आप बाहर आ जाते हैं, आप दुनियादारी समझते हैं, तो दुनियादारी के पीछ के साथ आप शामिल हो जाते हैं। तो जब हम घर से जब आए थे, हमने कई बार मतलब 12th के बाद घर वालों के पास हाथ ऐसे नहीं कि पापा हमें पैसे दो, हमें ट्यूशन पढ़ा करके। जैसे स्कूल छुट्टी होती थी, कॉलेज की जब भी छुट्टी होती थी, तो बहुत बच्चे घर जाते थे, लेकिन हम और जो दोस्त थे, कंपनियों का दरवाज़ा खटखटाते थे, हम काम किया करते थे। तो फाइनेंशियल मतलब जो चीज़ें
पढ़ाई के दौरान ही हमने चाहे गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, ये सारा चीज़ें हमने अर्जित कर लिया था। एक अच्छी खासी आप नौकरी एमएनसीज़ कंपनी में आप वहाँ वो चीज़ें कार्य कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं थी। हर किसी के लिए नई चीज़ थी, लेकिन जब आपके कार्य से और आपको लगे कि जब आप खुद मैंने पिताजी से कहा कि जब मैं कभी सड़क पर ऐसे हादसे का शिकार हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ जैसे मैं बिहार से आता हूँ, हर साल 6,000 बच्चे जो कि रोड एक्सीडेंट्स के वहाँ लोग एज़ ए यूथ जो शिकार होते हैं, मान लीजिए उनमें से मैं भी उस वक़्त जो आंकड़े थे, अगर मैं भी किसी रोड एक्सीडेंट्स का तो किसको ब्लेम करेंगे? और जो मेरा दोस्त भी चला गया आपने उनको मैंने बताया कि माता-पिता का इकलौता चिराग था और आज उसकी तस्वीर लेकर के वो तकिए में सोई रहती हैं। और मतलब इस तरीके से ना जाने प्रत्येक दिन अलग-अलग परिवारों के साथ हो रहा है, तो किसी न किसी को तो आना ही है लड़ाई, तो मैं उनको बताया कि मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और इस सुरक्षा के लिए। तो उसमें मैंने सिर्फ़ पिता को ही नहीं कन्विंस किया, बल्कि धीरे-धीरे परिवार के साथ-साथ जब हमारी शादी हुई, पत्नी को भी कन्विंस किया और उसमें हर किसी की आहुति रही, जो कि उस तरीके से आहुति हुई कि मतलब हेलमेट बाँटने के लिए जब पैसे कम पड़ गए, तो इस शहर के अंदर जो घर था, वो भी मतलब बिक गया। तो बहुत सारे मतलब इन चीज़ों का मतलब त्याग करना पड़ा। तो ये तो चुनौती होती है, शुरुआती दौर में दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आपका मिशन सही है, तो ना जाने आपके अपने परिवार जैसा कितने लाखों परिवार के आप हिस्सा बन जाते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता है। तो सर आपने 70,000 हेलमेट बताया अभी बाँटना, मतलब 1 साल में आप 8,000 के आस-पास हेलमेट बाँटते हैं। जी, मतलब पूरा दिन आपका इतना बिज़ी रहता होगा, मतलब जी, महीने के हिसाब से लगाए तो महीने में आपको 500 हेलमेट के आस-पास आप बाँट देते होंगे। 30 जी। दिन के अंदर 500 हेलमेट, तो मतलब एक दिन में भी बहुत सारे हेलमेट बाँटते हैं। तो इस मुहिम में टोटल मतलब अब तक जो आपने 70,000 हेलमेट बाँटे, इसमें एक इमोशनल कोई मोमेंट था आपका, जिसने आपको बहुत ज़्यादा टची रहा हो आपसे वो, जिससे आपको खुद भावुक हो गए हो सुनकर? देखिए इमोशनल तो हर दिन जैसे क्या होता है कि जब हादसे होते हैं, बहुत ऐसे परिवार को आप ट्रॉमा सेंटर चले जाइए हुँ, और जो पत्नी होती है अपने पति को बचाने के लिए 2 बच्चों को लेकर के ऐसे खड़ा है आईसीयू हुँ, ट्रॉमा सेंटर में और 2 बच्चे अपने पिता को देख रहे हैं कि पिता कब आएँगे और वो पत्नी उस समय जंग लड़ रही होती है अपने पति की ज़िंदगी बचाने के लिए और डॉक्टर कहता है कि हाँ, थोड़ी उम्मीद है। हुँ, उस थोड़ी-सी उम्मीद पे जो भी उसके पास सेविंग्स मनी रहती है, सेविंग्स नामे पे जेवर होते हैं, वो मतलब बिक रहे होते हैं, उसका सौदा कर रही होती है, वहाँ भी भाग रही होती है, अस्पताल में भी। जो करीबियों से पैसा ली हुई रहती हैं, मतलब जो ज़मीन-वमीन हमारे भारत में 70% लोगों के पास ऐसी कोई तैयारी नहीं रहती है, कि हाँ। भई एक्सीडेंट ऐसे कोई हादसे हो जाएँगे तो अब वो सारे फाइनेंशियल्स मतलब अपने आप को बेच करके मतलब हुँ, सबको ज़िंदगी बचाना और फिर लास्ट में पता चलता है कि घर की जो भी पूँजी थी, सब खत्म भी हो गई। डॉक्टर के सिर्फ़ एक भरोसे पे कि हाँ, थोड़ी उम्मीद है और फिर वो लास्ट में उम, ऐसे सिचुएशन पर आ जाना कि अपनी दोनों बेटियों के साथ मतलब पता चलता है कि 6 महीने बाद उन्होंने ज़हर खा कर के खुद सुसाइड कर ली। तो ये भारत में इस चीज़ों को समस्याओं के लिए कोई डीप तक थिंकिंग नहीं करता एक है। छो तो भारत में ऐसी क्या वजह है कि जो यूथ है, मैं यूथ नहीं कहूँगा मतलब सारे लोग मतलब एक्सीडेंट तो सबका ही हो जाता है किसी का भी, तो हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं। जी, ज़्यादातर क्या वजह है कि भारत में इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है, ये जानते हुए कि एक छोटी-सी चीज़ आपके पूरे परिवार को रोता हुआ छोड़ जाती है पीछे? बिल्कुल। ये देखिए ये कोई पार्ट है ना, ये सिर्फ़ सरकार और मतलब संस्थाओं तक ही नहीं सीमित है। ये हुँ, परिवार तक भी सीमित होना चाहिए इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़के हमने 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। क्योंकि आज के डेट में आप हर माता-पिता स्कूल के बाहर जो देखेंगे, हुँ, वो शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए नहीं भाग रहे हैं। हुँ, वो खुद भी बिना हेलमेट के जा रहे हैं। हुँ, तो बच्चा अधिकतर अपने माता-पिता से सीख रहा होता है। माता-पिता जूते-चप्पल पहने तो उनको पता है कि मुझे भी मेरे माता-पिता जूते-चप्पल पहनाना सिखा रहे हैं। हाँ, अगर माता-पिता अगर खुद अगर हेलमेट पहन करके अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जाएँगे, तो बच्चा भी पहनेगा। तो लेकिन हमारे भारत में छोटे बच्चों के लिए हेलमेट की उपलब्धता की भी कमी है और पहले कानून की कमी थी, तो हुँ। पहले मैं कानून लेकर आया। सड़कों पे जो वाहनों का जो बोझ बढ़ रहा है, दिन पे दिन लोग नई-नई गाड़ी खरीदते जा रहे हैं, बाइक खरीदते जा रहे हैं। क्या ये भी कारण है कि दुर्घटना ज़्यादा बढ़ती जा रही है भारत में? देखिए, आपके यहाँ मैंने पहले ही कहा कि हर 10 सेकंड में जो गाड़ियों का बोझ बढ़ रहा है, हर कोई जो चालक है वो अपनी आपा खो जा रहा है, जो महँगी गाड़ी ले रखा है वो छोटे गाड़ी वालों को पीट दे रहा है। हाँ, पुणे के एक्सीडेंट्स को देख रहे हैं कि जो हाँ, पेरेंट्स 1.5 करोड़ की गाड़ी दे दे रहे पोर्शे। हैं, 18 साल उम्र भी उसकी नहीं है, जहाँ उसको अपने कंधे पर भारत को नेतृत्व करना है, वहाँ वो लोगों को मार रहा है। तो हेलमेट मैन इस मिशन को आने वाले वर्षों में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, मेरा अपना ये है कि मैं हर स्कूल कॉलेज में जैसे मैंने अपने मित्र को जो खोया अगर उसको कॉलेज से ही अगर एक हेलमेट मिला होता तो शायद वो हुँ, आज वो नहीं जाता। तो मेरे रहते कि मैं हर कॉलेज में जो युवा पढ़ रहे हैं उनको एक मित्र की तरह देख रहा हूँ।
तो हर कॉलेज के अंदर हेलमेट बैंक डेवलप कराना चाह रहा हूँ, हर स्कूल में हेलमेट बैंक डेवलप कराना चाह रहा हूँ, ताकि भारत का प्रत्येक परिवार जैसे जूते चप्पल पहन करके निकल रहे हैं और एक दिन चाहे साइकिल हो या बाइक हो, अगर वो हेलमेट पहन करके हर कोई यात्रा करेंगे, तब तक मेरी लड़ाई चलती रहेगी। और ये जो मेरा सफर है, हर स्कूल संस्थाओं के बाद हर गांव तक हेलमेट बैंक को पहुंचाना, और आपके माध्यम से जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप हेलमेट बैंक के लिए भी आप हमें आमंत्रित कर सकते हैं। और मेरी यात्रा चल रही है और मेरे साथ आप मित्र बनकर के भी जुड़ सकते हैं। और मैं किसी व्यक्तिगत अपने लिए मिशन पर नहीं निकला हूँ, बल्कि भारत के प्रत्येक परिवार के लिए निकला हूँ। तो बस जो परिवार को जहाँ जरूरत होगी हमें आमंत्रित करेंगे तो मैं वहाँ जरूर उपस्थित रहूंगा। यदि सरकार और बड़े कॉर्पोरेट आपके साथ जुड़ते हैं तो अपनी योजनाएं मतलब मैं तो इसे अपनी योजना ही कहूँगा, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, मैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं ही करता हूँ ये चीज़ें तो अगर सरकार और बड़े कॉर्पोरेटिव जो लोग हैं अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो आप अपनी योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, सरकार और कॉर्पोरेट वो चीजें कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी अभी तक बहुत सारी योजनाओं में पारदर्शिता भी नहीं है और लोगों को वो दिखाई भी नहीं देता है, आम जनता तक वो चीजें। लेकिन जो नियम जो कानून बनाए गए हैं, जैसे गुड सैमरिटन के कानून है, ये सारी चीजें, इस चीजों को लेकर जनता जब जागरूक होगी तभी सरकार या कॉर्पोरेट जगत के चीजों में पारदर्शिता आएगी। और आज अगर सरकार अगर कॉर्पोरेट पारदर्शिता रहते तो आज हमारे घर द्वार नहीं बिक जाते। ठीक है, तो वो चीजों की कमी है। और जब मैं ये कहता हूँ कि आपको इस भारत में अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप कुछ लड़ाई लड़े, अन्यथा आप दूसरे के भरोसे अपने देश को कब तक छोड़ के चलेंगे? सही बात। और जब तक आप खुद से स्वयं एक योद्धा नहीं बनेंगे, तब तक हमारे भारत में बदलाव नहीं देखेंगे। क्योंकि आज हम कुछ भी चीजें पा रहे हैं तो ये हमारे से पहले जो पीढ़ियों की त्याग है, ये बलिदान है, तब हम इस आजाद भारत में, जो कि मुल्क में हम एक अपनी लड़ाई को, आज हर चीज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और लोग ये सोचते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम नहीं, ये समय विकास कर रहा है। सही बात। और ये सब कुछ टेक्नोलॉजी विकास कर रही है। तो हम जितना से जितना अधिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम भारत के उन जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे, तभी हमारे भारत में अंदर विकास पे आएगा। और दो तरह की शिक्षा होती है कि जो कि एक शिक्षा आधुनिक होती है और दूसरी शिक्षा स्वयं की चिंता, स्वयं के लिए वो चीजें करना, प्रकाश देना। तो आधुनिक शिक्षा ने 2 युद्ध दिए हैं, ऐसे आप देख रहे हैं विश्व, तीसरा युद्ध ना हो और आप भारत मजबूत रहे। हम भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात, आज मैं हेलमेट के माध्यम से भारत नहीं बल्कि दुनिया, आज मैं यूनाइटेड नेशन वो लोग आमंत्रित कर रहे हैं, मैं वहां भी आपको जा रहा हूँ। मतलब एक होता है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सड़क दुर्घटना पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। तो हम जैसे भारत के बहुत सारे युवा इस जब मंच पर आएंगे, सड़क सुरक्षा के इस इन्वेंशन की एक जो खोज करेंगे कि क्या ऐसे कारण है, क्या हम ऐसे टेक्नोलॉजी को लेकर के आए कि इतनी मौतों को हम रोक सकें। क्योंकि आज भारत में जो मौत हो रही है, 5000 वर्ष पहले किसी युद्ध में इतनी मौत हुआ करती थी। सही बात है। आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर मौत हो रही है। तो ये हमारे भारत के 1.4 बिलियन नागरिक के लिए सोचने का, चिंता का विषय है। तो जब आप हर नागरिक एक युद्ध की तरह जब सड़कों को लेगा, तो कॉर्पोरेट जगत भी होगा, सरकार जगत भी होगा, जो भी जिनके पास जिम्मेदारी होगी, वो अपनी जिम्मेदारी एक ईमानदारी के साथ भी लड़ेंगे और बदलाव भी आएगा। क्या हेलमेट पहन को गर्मी लगती है कभी? मतलब आप बाहर जाते हो मतलब अभी बाहर जाओगे, गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है। मैं तो इस गर्मी की क्या बात करूँ, अभी 11 साल से आप हेलमेट बांट रहे हैं आप, तो आपने कितनी 11 बार गर्मी देखी है। तो जैसे अब तो बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर और आप पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, तो साउथ में तो गर्मी हमेशा रहती है। तो ऐसा होता है कि आप मतलब हमेशा आप हेलमेट लगा के रखते हैं, तो बाहर खड़े होकर आप हेलमेट बिल्कुल। जब मेरा दोस्त गुजरा हुआ था तो उस समय मैंने जो अपने दोस्त के माता पिता की आंखों में आंसू नहीं बल्कि रक्त के आंसू देखा। और उस आंसुओं को देखने के बाद जो मैंने पिछले 11 वर्षों में जो मैंने 70,000 हेलमेट बांटे, न दिन देखा, न रात देखा, न गर्मी देखा, न जाड़ा, न बरसात देखा, सिर्फ सड़कों पर रक्त के निशान देखा, जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आप हर वक्त एक योद्धा की भावना में जब आप रहते हैं तो शायद गर्मी आप भूल जाते हैं, गर्मी ऐसी क्या चीज होती है। क्योंकि जब आप युद्ध के मैदान में रहेंगे, किसी देश में अभी कोई लड़ाई वहां हो रही है, तो आप ये सोचिए कि वो जो सोल्जर होते हैं, किस तरीके से उनका ड्रेसअप हो, शायद हमसे ज्यादा उनको वो चीजें रहती है वहां पर, तापमान, ये सब कुछ, या सर्दियों में। तो मैं तो एक छोटी सी एक चीज लड़ाई, जागरूकता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मेरे लिए गर्मी ऐसे कोई चीज नहीं होती। हाँ, लोग एक चीज को जरूर फर्क सोचते हैं कि शायद इनके सर पे अब बाल बच्चे होंगे कि नहीं बच्चे होंगे जो इतनी गर्मी में, तो ऐसा नहीं है। और ये भी दिखा देना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बता दीजिए। जी देखिए, बाल भी बिल्कुल एकदम सही है, बराबर है। और इतना हेलमेट लगाने के बावजूद भी
क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो परसेप्शन है कि हेलमेट लगाने से बाल जो झड़ते हैं, हाँ, कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल झड़ते हैं। क्या होता है कि आपकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, अब जैसे क्या होता है कि आप हेलमेट ढीला-ढाला लगा लेंगे, हाँ, आप 70 से 80 की स्पीड में चलेंगे, जो आपका हाँ, हेड होता है ये 25 से 30 केजी का वेट बना लेता है, हाँ, हाँ। एयर हवा के दबाव की वजह से। तो अगर ये ढीला रहेगा तो आपके बाल के साथ लड़ेंगे, हुँ, 40 साल की उम्र में आप बिल्कुल गंजे हो जाएँगे। लेकिन इसके सुरक्षा के बचाव भी हैं, जैसे आप जूते पहनते हैं, जब तक आप जूते लेते वक़्त आप बचपन में आप याद करिए जब तक आपके पैरों में फिट नहीं होते थे, तब तक आप जूता स्वीकार नहीं करते थे। हुँ, तो जब पैरों में फिट होते थे, आप पहले बार कट भी जाते थे। जब हमें हुँ, पता नहीं चलता था, हम हुँ, छोटा या टाइट जूता पहन लेते थे। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे बड़े हुए, हमें आदत सी हो गई। अब जूते के बारे में हमें अपना नंबर भी पता होता है। उसी तरीके से हर किसी का हेड डिफरेंट होता है, जो हुँ, सर होता है। तो सर के हर किसी के साइज़ के अनुसार अलग-अलग हेलमेट होते हैं। लोग कुछ भी हेलमेट डाल लेते हैं। हुँ, तो इसलिए हुँ, हम बहुत सारे स्कूल में जहाँ हेलमेट बैंक डेवलप करते हैं, वहाँ बच्चों का हेड मैपिंग करते हैं। तो बच्चा जाके अपने पेरेंट्स से बोलता है कि पापा मेरी स्कूल में हेड मैपिंग हुई है, मुझे हेलमेट मिलने वाला है, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया से, ठीक है? तो वो भी बड़े खुश होते हैं। तो अब क्या हुआ है कि वो जो बच्चा जो बचपन से जब वो पता चल गया कि जो हम हेलमेट पहन रहे हैं, पहले हमारा हेड मैपिंग होना चाहिए, तब हमें हेलमेट लगाना चाहिए। तो वो सेफ्टी को लेकर के एक ट्रेंड, मतलब वो कहीं न कहीं मैं डेवलप कर रहा हूँ, उस बच्चे के बचपन से सोच में डेवलप हो गई। वो किसी भी हेलमेट को यूँ ही नहीं पहन लेगा, ना किसी जा कर के। वो पहले जाएगा कि हाँ, मेरे हेड मैप के अनुसार जो हेलमेट होना चाहिए, तो ही पहनूँगा। तो आप किसी चीज़ की अगर एक्सरसाइज़ जैसे आप बचपन से बच्चों में दे रहे हैं और आपके अंदर ये इस चीज़ की आदत लग जाती है, हुँ, तो आई थिंक आप कितना भी गर्मी में उस हेलमेट को पहनेंगे। और हुँ। मुझे भी आदत हो चुकी है हमेशा हेलमेट, क्योंकि वर्ल्ड में हमको लगता है सबसे ज़्यादा मैंने हेलमेट अभी तक की, बिल्कुल इसका भी सही बात रिकॉर्ड है। होने वाला है। जैसे सही बात हेलमेट है। बाँटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसी तरीके से हेलमेट लगाने का भी, ये भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा। और अधिकतर मैं देखता हूँ कि हमारे भारत में चाहे क्रिकेट में भी हुँ, सचिन तेंदुलकर इतने बड़े वो चीज़ बनाए, तो जो क्रिकेटर भी होते हैं वो हमेशा हेलमेट पहन कर के ही वो चीज़ें खेलते हैं। तो गर्मियाँ तो बहुत जगह लगती हैं वो सारा चीज़ें। अब बस मेरी आदत है कि अगर मैं बिना हेलमेट का अगर अपना कैंपेन कार्य करूँ तो शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएँगे। हाँ। हाँ, ये बहुत जगह मैं हेलमेट उतार देता हूँ जहाँ हेलमेट खत्म हो जाते हैं, हेलमेट बाँटने के बाद। तो मैं यूँ ही रहता हूँ, तो लोग हमेशा आके कई बार लोग पूछते हैं, "अरे! वो हेलमेट मैन कहाँ गया? वो हेलमेट जो बाँटते थे।" तो आई थिंक वो मैंने हेलमेट अपना छुपा देता हूँ। अगर उस वक़्त अगर मैं मस्तक पर, लोग हमें उनसे पूछना नहीं पड़ता। लेकिन मैं भी एक आम नागरिक हो जाता हूँ जब हेलमेट उतार देता हूँ। तो ये हेलमेट तभी उतरता है जब मैं घर पहुँचता हूँ। तो मेरे लिए सड़क दुर्घटना जो मैंने बताया कि एक युद्ध की तरह है, तो सुबह एक बार हुँ। मस्तक पर चढ़ता है, फिर जब वापसी घर पहुँचता हूँ तभी ये उतरता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को हेलमेट बाँटा हो और उस टाइम वो हेलमेट पहन के चला गया हो, लेकिन आपने फिर कुछ दिन बाद देखा था वो बिना हेलमेट के फिर से घूम रहा है? हाँ, ऐसे बहुत लोग वो कहते हैं कि सर हेलमेट हमारा चोरी हो गया, मैसेज करते हैं कि सर दोबारा हेलमेट चाहिए, या वो भी लोग बोलते हैं कि भाई हमने रिश्तेदार को दे दिया अपना हेलमेट। ये है, भारत के अंदर मानसिकता है, सोच है। और कई बार मैं हेलमेट कैंपेन करता हूँ तो मेरे सोशल मीडिया को जो फॉलो करते हैं, तो अपने रिश्तेदारों को भी भेजते हैं, बोलते हैं सर आपने ये हेलमेट, तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमने हेलमेट बैंक डेवलप करता रहता हूँ हर जगह के, ताकि अगर जिस गाँव में 10,000 लोग हैं, अगर वहाँ 500 हेलमेट से अगर हम उस हुँ, गाँव के अंदर हेलमेट बैंक खोल रहे हैं, तो कम से कम हर घर तक वो हेलमेट चला जाए, जागरूकता, हुँ, ताकि उस गाँव के अंदर सब छोटा बच्चा हो या महिलाओं को हेलमेट लगाने की आदत बन जाए। और जो गाँव में जो गार्जियन की भूमिका है, कोई भी उस गाँव से बिना हेलमेट का निकल रहा है, तो हर कोई एक-दूसरे को टोक पाए कि हेलमेट बैंक हमारे गाँव में बना हुआ है और फिर भी बिना हेलमेट जा रहे हैं। हाँ, उस गाँव में अगर उस दुर्घटना के बाद किसी की मौत की ऐसे लाशें आएँगी तो कितनी बुरी सही लगेगी। बात। इसलिए अच्छा है कि जो कोई गाँव से हँसते हुए जा रहा है बाहर मार्केट या बाज़ार, तो हँसते हुए वापस घर भी आए। ये तभी संभव होगा जब हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो हेलमेट बैंक बनाया गया है, उसका लोग अधिक से अधिक लाभ ले पाएँगे। और मैं ये भी देखता हूँ कि जिस गाँव में हेलमेट बैंक खोलने के बाद से हेलमेट की संख्या, हुँ, जैसे कोई एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, वहाँ हुँ, हेलमेट की संख्या बढ़ जाती है। तो वहाँ अब गाँव में 100 ही बाइक है और हेलमेट हो गई हैं 400। तो वहाँ लोग दूसरे गाँव को भी हेलमेट डोनेट कर देते हैं कि भाई ये हमारे पड़ोस के गाँव में हेलमेट बैंक ऐसा बन जाए। तो हुँ। ये धीरे-धीरे कोई न कोई एक जागरूकता की एक ट्रेंड देनी आप शुरुआत अगर करते हैं, तो बाकी हमारे देश की जनता खुद ही उसको आगे बढ़ा देती है। तो सर जैसे कि आपने बताया आपने कई जगह-जगह पे हेलमेट बैंक जो होते हैं वो आपने स्थापित किए हैं। तो एक बार आप बताइए दर्शकों को कैसे क्या प्रोसेस होता है अगर कोई अपनी लोकेलिटी में या फिर अपने एरिया में हेलमेट बैंक स्थापित करना चाहे आपके थ्रू या फिर वो खुद वॉलंटरीली आप में कंट्रीब्यूशन करे तो वो कैसे करना चाहे? कैसे करे? देखिए आज भारत का ऐसा कोई गाँव नहीं है जो सड़क के माध्यम से जुड़ा ना हो। हुँ, और जब सड़कें जुड़ी गाँव तक, तो हर दरवाजे तक बाइक भी हैं, साइकिल भी हैं। तो मेरे रहता है कि अभी जैसे मैंने कई सारे जहाँ स्कूल दूर-दराज के क्षेत्रों में
बच्चे साइकिल से हेलमेट मतलब विदाउट ऐसे आते हैं, मतलब हम्म लोग साइकिल पर बाइक पे आप हेलमेट के लिए समझा रहे हैं तो वो चलिए वो सही है, अगर किसी को साइकिल पर अगर हेलमेट के लिए समझाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो एक अलग लोगों को लगता है। तो इसीलिए हमने स्कूलों के अंदर जो हेलमेट बैंक डेवलप किया, जहाँ पर कि 100 बच्चे साइकिल से आ रहे हैं तो हम्म 100 हेलमेट हमने स्कूल में उपलब्धता करा दी। तो एक दो बच्चे क्या है कि कल को आर्मी में भी जाएंगे तो एक तो हेलमेट की आदत होगी, दूसरी चीज की अब वो बड़ों को भी चिढ़ाते हैं, जो हम्म पिलियन राइडर पीछे बैठे रहते हैं, जो हम्म बाइक पे जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, हम्म तो उन्हें भी शर्म आने लगती है कि ये बच्चा मतलब हेलमेट पहन के चल रहा है। तो ये चीजें, और हेलमेट बैंक में कुछ भी नहीं है, हमें कोई गांव से अगर कोई भी बुलाए कि सर हमें यहाँ पर हेलमेट बैंक डेवलप करना है, तो वहाँ सिर्फ क्या है कि एक बॉक्स की जरूरत होती है, कोई ऐसे जगह का हम वहाँ पर चुनाव कर लेते हैं और एक सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा देते हैं कि हम्म जहाँ पर कोई भी आए वहाँ हेलमेट रखे हुए हैं, आप गांव से बाहर जा रहे हैं, आप हेलमेट ले जाइए, फिर हेलमेट वापस दे जाइए, हम्म वहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि आप अपने घर के बच्चों को, महिला को, किसी को भी हेलमेट पहना दीजिए और वहाँ पर नाम आपको रजिस्टर वहाँ, लेकिन हम्म उस हेलमेट बैंक का लाभ सिर्फ उस गांव के ही लोग ले सकते हैं, कोई बाहरी वो हम्म चीजें नहीं, क्योंकि उसमें सबका एक डेटा रहता है। हमें जब सड़क सुरक्षा के लिए कुछ भी कार्य करना होता है तो उसी डेटा से लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, उसको फीडबैक हम बोलते हैं कि आप समाज को, पब्लिक को बताइए। कई जगह हमने जैसे थाने के अंदर हेलमेट हम्म बैंक खोला हुआ है, वहाँ भी बहुत अच्छा, सीआईएसएफ के अंदर, आर्मी के अंदर वो चीजें। तो ये धीरे धीरे लोग, बहुत सारे सर जवान भी कहते हैं कि सर मेरे भी गांव में से 2 कैजुअलिटी हो चुकी है, लेकिन इस हम्म बार मैं गांव जाऊंगा तो अभी ये क्या है कि उस हेलमेट ना लगाने की वजह से गांव का कितना आर्थिक जो नुकसान है, करोड़ों रुपए लग गए लेकिन बच नहीं पाए। एक ऐसे कोई सज्जन थे, उनके पास 250 बीघे जमीन थी, उनके पुत्र हम्म की एक हफ्ते बाद शादी होने वाली थी, लेकिन वही है, सर में चोट लगने की वजह से उनका जो पुत्र है पिछले 4 से 5 वर्षों से कोमा में है, जो भी गांव की जमीन है वो सब कुछ बिक गई। तो कहने का मतलब उस गांव की आर्थिक इकोनॉमी पे कितनी बड़ी चोट है, एक आर्थिक चोट। तो उस आर्थिक चोट से उबरने के लिए ऐसी सिचुएशन आए तो क्यों ना हम गांव में ही हेलमेट बैंक खोल दें, वहां पर आने वाला छोटा बच्चा चाहे साइकिल चला रहा हो तो भी हेलमेट की आदत डाले, बाइक चला रहा हो तब भी, और खासकर जो महिलाएं जो हेलमेट नहीं पहनती हैं आज भी, वो पिलियनर्स, उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प भी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की सबसे ज्यादा सड़क हादसों में मौत हो रही है। हम्म और बाइक का जिस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज होकर के आ हाँ रहा है, जो कि पीछे वाली सीट इतनी हाइट रहती हाँ है कि जैसा लगता है कि पिछला वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति पे बोझ बन करके बैठा हुआ है, और जैसे ही कोई ब्रेकर आता है वो थर्ड फ्लोर पे जाकर हाँ सीधे सड़क पे नीचे गिरता है। तो इन सब चीजों में क्या है कि अगर वो पिलियन राइडर अगर हेलमेट पहना होता तो उसमें 99% चांस रहता है कि वो हम्म बचने की, लेकिन 90% लोग हेलमेट नहीं पहने रहते, इस कारण भी इस हादसे के सबसे ज्यादा चीजें सुनाई। तो हेलमेट बैंक एक बेस्ट विकल्प है और इसमें ज्यादा कुछ लगना नहीं है, बशर्ते क्या है कि सुरक्षा की स्तंभ अगर आपके यहाँ वहां जंक्शन बनाना है तो आप हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को आमंत्रित करिए, या तो आप खुद से स्वयं चालू हो जाइए। तो कोई भी अगर समाज सेवा अगर आप कर रहे हैं, बहुत ऐसे जगह मैंने देखा कि जो रामलीला होता है, रामलीला से हम्म जो पैसे बच गए हैं, लोग उस हम्म पैसे के लोगों ने हेलमेट बैंक बनाया हुआ है। ऐसे ऐसे कुछ गांव में आयोजन जो भी आयोजन लोग करते हैं चंदा मिला करके, तो बस ये धीरे धीरे चल रहा है। आने वाले 2030 तक हमारा भी टारगेट है कि लगभग भारत के 10,000 गाँव में हेलमेट बैंक हो, और इस तरीके से हर स्कूल कॉलेज तक ये हेलमेट बैंक जरूर होना चाहिए। सर अगर कोई व्यक्ति आपकी इस मुहिम से जुड़ना चाहे तो वो कैसे आपके साथ सहयोग कर सकता है आपके साथ? देखिए, हमें सहयोग की ज़रूरत नहीं होती है, बशर्ते रहती है कि मिशन को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाना, एक लड़ाई लड़ना, एक आवाज़ बनना। और सोशल मीडिया है, हम्म ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लोग उससे बहुत लोग संदेश देते रहते हैं और मैं भारत के हर राज्यों में जाता ही रहता हूँ। तो वो जहाँ भी वो लोग आमंत्रित करते हैं, मैं जाता ही हूँ, जब भी मुझे वक़्त मिलता है। और बाकी उस माध्यम से भी लोग सहयोग देख सकते हैं कि भाई मैं सर आपका मित्र बनना चाह रहा हूँ, लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं उनका सदैव वेलकम करता हूँ। और बस मैं किसी चीज़ से मतलब, एक होता है ना कि अब आपकी जो जीवन अगर आपको लगे कि आपका अर्थहीन है, तो आप हम्म आइए, आप हमारे साथ जुड़िए, आपके अंदर देखिए कितनी बिजली की करंट की तरह आप, वो एक ताकत मिल जाएगी, एक ऊर्जा आ जाएगी। आप खुद में कहेंगे कि बस सर ये मार्ग हमें मिल गया, और इस माध्यम से कई लोग जुड़े भी हैं हम्म हमारे साथ, वो लोग कार्य कर रहे हैं। सही तो मेरा यही रहता है कि हर इंसान को एक योद्धा बनाना होता है। तो बस जो भी हमसे मिल जाता है, कंधे से कंधा मिला लेता है, तो एक योद्धा हमें लगता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि सड़क पर 2 लाख मौत अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो बस वो अपनी लड़ाई अपनी लड़े, तो इस माध्यम से मैं लोगों से जुड़ता रहता हूँ। आज का आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये सवाल मतलब आपके लिए ही होगा तो कि हेलमेट मैन का दिन का जो मतलब काम-काज होता है मतलब आप करते हो, तो आपकी लाइफ़ कैसी है? मतलब लोगों के मुकाबले से हम लोग हैं, हम लोगों का काम यही होता है कि घर जाना, पढ़ना जो पढ़ने वाले पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, घूमने-फिरते हैं। लेकिन आपका जीवन कठिन होगा थोड़ा-सा क्योंकि जी। आप जाके हेलमेट बाँटते हैं, आप वर्कर मतलब काम भी करते हैं, वर्किंग में भी हैं। जी।
और फैमिली को भी टाइम देना होता है। जी। तो आप कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं? सर एक होता है ना कि आज हर कोई जैसे मोबाइल में आप कैद हैं, हुँ। लोग सॉफ्टवेयर में कैद हो जाते हैं। जैसे हुँ। किसी भी चीज़ की उसका लाभ लेना चाहते हैं टेक्नोलॉजी का, तो उसका ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। हुँ। तो वो चीज़ें मैंने कभी ज़िंदगी में अपने सॉफ्टवेयर को इन नहीं करने दिया। मैं हर चीज़ों के लिए विकल्प बन जाता हूँ। मेरे लिए सड़क दुर्घटना जो अदृश्य युद्ध है, तो मैं बस एक ऐसे यूँ ही रहता हूँ। हुँ। और मैं परिवार को भी समझा चुका हूँ कि हाँ भाई, भारत के प्रत्येक परिवार को हमें अपना मित्र बनाना है। और आज मैं किसी भी राज्य में चला जाता हूँ, अगर होटल में भी वहाँ रहता हूँ, हुँ। तो वहाँ के लोग अपने घर से ही खाना लेकर आते हैं। मैं होटल में भी बहुत जगह होटल का खाना नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि उनके तो जब आपको ये चीज़ें मिलने लगता है और प्रेम और जिस प्रकार मुझे लगता है कि मैं अपने मित्र को तो नहीं बचा पाया, हुँ। लेकिन मैं जितना अधिक से अधिक लोगों को जहाँ तक बता पाऊँ, जितने भी माता-पिता की एक औलाद है, उन तक इस मिशन को दे पाऊँ और उनको अपना मित्र बना पाऊँ। तो जब इस चीज़ों की आपके अंदर जब लोगों दिल से जुड़ने लगते हैं, तो जब मैं रहता हूँ, जैसे मेरे साथ परिवार जुड़ा होता है, परिवार भी उसका कहीं न कहीं मेरे साथ वो जाते हैं, हिस्सा बनते हैं, तो वो भी देखते हैं कि हाँ, ये नहीं अच्छा है और एक जीवन के आनंद को अनुभूति करने लगते हैं। तो मेरे लिए कोई हेडेक नहीं रहता है, दिनचर्या मेरी हर दिन रहती है कि भाई मुझे हर दिन निकलना है घर से बाहर, हेलमेट बाँटना है, अगर हेलमेट आ गया है, कहीं कुछ मेरे पास जुगाड़ हो गए हैं या हेलमेट बैंक हो गए हैं, वहाँ कहाँ चल रहे हैं, जहाँ-जहाँ हेलमेट बैंक खुले हैं, वहाँ भी घूम लेता हूँ, पीड़ित परिवार से मिल लेता हूँ। तो जैसे आप अपने का कॉर्पोरेट वर्क में जाते हैं, दिनचर्या हुँ। जैसे अपने दोस्त से ऑफ़िस से मिलना, मेरा तो कोई ऑफ़िस है नहीं। हुँ। कभी मैं कॉर्पोरेट में भी चला जाता हूँ, कभी आर्मी के साथ भी चला जाता हूँ। हुँ। जैसे उत्तराखंड का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ रोड सेफ्टी हुँ। का, तो उत्तराखंड के अलग-अलग ज़िले में चला जाता हूँ, जहाँ 100 बाइक खड़ी रहती हैं, मैं वहाँ भी बाहर जा कर के उन बाइकर हर किसी से मिलता रहता हूँ। तो बस जीवन में क्या है कि मुझे पता है मुझे 100 साल जीना नहीं है हुँ। और अगर 100 साल भी जीते हैं तो आपके पास 36,000 दिन हैं। अब देखा जाए तो मैं अगर 60 साल भी 70 साल जी रहा हूँ, तो मुश्किल से मेरे पास 20,000 दिन बचे हैं। 20,000 में उसमें 35 साल जी लिया हूँ और मुश्किल से 6 से 7,000 दिन बचे हैं। 6 से 7,000 दिन में मुझे 140 करोड़ लोगों तक पहुँचना है। आप भी आई थिंक मेरे से मिलने से पहले आपने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हाँ। हुआ था। तो उसी तरीके से हर टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे हर इंसान तक पहुँचना है। तो ये जीवन जो आप आए हैं और आपका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक आपकी सोच क्या है, आपका हृदय, ताकि आप जितने लोगों को गले लगा सकें और वही चीज़ मेरा उद्देश्य रहता है। तो बस मंज़िल यही है हमारा कि प्रत्येक परिवार तक पहुँचना है, तो इसमें कुछ इफ बट कुछ सोचना ही नहीं है। तो हमने सिर्फ़ ज़िंदगी का एक ही रूल ही प्रिंसिपल ही बनाया हुआ है कि बस हर किसी को अपना मित्र बनाना है और चलते रहना है। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो यूथ हुँ, इस वीडियो को देख रहा है, जो लोग हेलमेट नहीं लगाते खासकर, जी। और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ जो हेलमेट नहीं लगाते, जो गाड़ी चलाते सीट बेल्ट भी नहीं लगाते, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हेलमेट लगाएँगे आज तो सुनने के बाद तो बहुत कुछ वो लगाएँगे, उनकी सोच भी बदल गई होगी सही बात। और इस आज़ाद भारत को खुशहाल भारत बनाने के लिए हर किसी के कंधे पर दायित्व है, इस देश के लिए। चाहे आप जिस भी जगह पर आप कार्य कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो मैं बहुत कुछ बोल ही चुका हूँ कि भाई मैं अपने मित्र को खोने के बाद से मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को मित्र बनाने के लिए निकला हूँ और यही रहता है कि मैं अपने दोस्त को तो नहीं बचा पाया। अब फ़ोर व्हीलर पे भी चलते हैं तो सोचिए अब 4 कंधे पे हैं, तो शमशान घाट में और आपके ऑफ़िस वर्क या कोई अंतर नहीं है। बस यही है कि आप कितना जागरूक हैं सड़क पर हमेशा, अगर सड़कों पर आप जागरूक हैं, तो आपकी मंज़िल सुरक्षित है। अदरवाइज़ हर दिन चिताएँ जल रही हैं और मरने के तो कई सारे रास्ते हैं, लेकिन इस दुनिया में आने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ते हैं, वो सिर्फ़ माँ है। और अगर आप माँ का अगर कर्ज़ चुकाना चाहते हैं, तो सड़कों पर से सुरक्षा की जो भावना है वो लेकर चलें। अन्यथा सड़क दुर्घटना की जो दस्तक है, जो हर साल प्रत्येक परिवारों को अपना शिकार बना रही है, उनको नहीं पता था कि इसी साल में मेरे साथ ऐसे परिवार के साथ हादसा होगा। शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो मैं आप भगवान के पास जाके लंबी उम्र के आपके परिवार दुआ माँग रहा है या कुछ भी माँग रहा है। मुझे भी मेरे दोस्त का नाम कृष्ण था, तो जिस प्रकार कृष्ण जी एक अर्जुन का सारथी बन कर के उन्होंने युद्ध जो भी इस धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ी, मैं सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे जो मैसेज देना था, जो ईश्वर ने चुना है, वो मैसेज मैं आप तक दे रहा हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप किस नज़रिए से इस सड़क दुर्घटना को देख रहे हैं और अपने सुरक्षा को लेकर के क्या चुनौती स्वीकार कर रहे हैं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए किस तरह सोच रहे हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, रघुवेंद्र सर, उर्फ द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी डिस्कशन रही है सर हमारे आपके साथ, और बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, क्योंकि आप मैंने जैसे अभी अंदाज़ा लगाया था कि आप महीने में ही
500 से ज्यादा हेलमेट बांट देते हैं। जी, ज्यादा ही हो जाता है सर, वही, कभी उससे ज्यादा ही हो कभी जाता है। ट्रक, हाँ। तो और मतलब आज का दिन संडे हो गया, हमने आपको 1-1.5 घंटे से ज्यादा बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बर्बाद नहीं। तो 1 घंटे में जो 20 लोग हमारे देश के लोग खो चुके होंगे, हाँ, और 8 लोगों हैं जो बिना हेलमेट के, और इतने अच्छे टॉपिक पे आपने मुझे चुना एक युवा होकर के, ये मेरे लिए उपलब्धि है कि जो मैं अपने मिशन में कार्य कर रहा हूँ, दर्शकों तक ये सुन पा रहे हैं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो द लविंग भारत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, 2 व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।